दोस्तों, गोलियों की तड़तड़ाहट से खंडहर के साथ साथ पूरा इलाका गूंज जाता है। खंडहर के अंदर चारों तरफ धुआं धुआं फैला था। जब धुआं छटता है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, यानी कि सारे गुंडे मारे जा चुके थे। सीआरपीएफ के कमांडेंट जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि सैदुल खान, तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, बाहर निकल जाओ वरना अगली गोली तेरा छाती फाड़ देगी। दोस्तों, अंदर से सैदुल की कांपती आवाज़ बाहर आती है और लगभग रोता गिड़गिड़ाता सा बोलता है, साहब गोली मत चलाना। और इसी के साथ सैदुल दोनों हाथ ऊपर किए हुए बाहर निकलता है और बाहर आते ही कमांडेंट के पैरों में गिर पड़ता है। अब बोला, साहब गलती हो गई, मुझे गोली मत मारना। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में आखिर सैदुल रो गिड़गिड़ा क्यों रहा था, गोली नहीं मारने की दुहाई क्यों दे रहा था। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र से होती है। जी हाँ दोस्तों, वही फलता विधानसभा क्षेत्र जहाँ दोबारा वोटिंग होनी है। रीपोलिंग 21 मई को होनी है और फलता विधानसभा में मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है। और बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवांशु पांडा और टीएमसी की तरफ से दोस्तों आपको पता ही है जहांगीर खान। जी हाँ दोस्तों, वही जहांगीर खान जो कि अभिषेक बनर्जी का खासम खास माना जाता है। और अभिषेक बनर्जी के बहकावे में आकर और अपने मुसलमानों के भीड़ तंत्र के बहकावे में आकर जोश जोश में उत्तर प्रदेश के सिंघम अजय पाल को धमका रहा था। लेकिन दोस्तों, पासा पलट गया, सरकारें पलट गई और ममता दीदी की सरकार चली गई और शुभेंदु दादा की सरकार आ गई। और शुभेंदु दादा ने उत्तर प्रदेश के तर्ज पर योगी मॉडल बंगाल में शुरू कर दिया और पुलिस वाले को और सीआरपीएफ को खुली छूट दे डाली कि दंगाइयों से और गुंडों से अपने तरीके से निपट लो। अब दोस्तों, वही जहांगीर खान जो कि टाइगर बन रहा था, अपने आप को सिंघम का बाप समझ रहा था, अब वही सिंघम, अब वही जहांगीर डर से बिल में कहीं छुपा बैठा है। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही है अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर अपना प्रचार प्रसार करे। सभी दल अपने प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, रात के अंधेरे में जहांगीर खान अपने गुंडों को बुलाता है और अपने बंगले में एक मीटिंग लेता है। उन गुंडों में से उसका खासम खास, उसका करीबी, उसका रिश्तेदार सैदुल खान था। सैदुल खान अपने कई गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। जहांगीर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने सैदुल खान बैठा हुआ था और चारों तरफ गुंडे भी बैठे हुए थे। जहांगीर बोलना शुरू करता है कि सैदुल भाई, अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। सैदुल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ भाई, अब लोग बेखौफ होकर बीजेपी का नाम ले रहे हैं। जहांगीर बोलता है, चाहे जैसे भी हो, मुझे जिंदा रहने के लिए इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा। अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि सिंघम मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं जहाँ उसकी नज़र में आया कि वो मेरा इनकाउंटर कर देगा। तभी एक गुंडा बोलता है कि जहांगीर भाई, सीआरपीएफ वाले भी दिन भर मोहल्ले में घूमते रहते हैं और लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। जहांगीर बोलता है, इसलिए तो मैं मीटिंग ले रहा हूँ और इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस बार खेला होगा लेकिन खुले में नहीं होगा, छुप कर खेला होगा, गुपचुप तरीके से खेला होगा। सैदुल खान आगे झुक के बोलता है कि जहांगीर भाई, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए जान तक हाजिर है। जहांगीर उन्हें समझाता है कि अपने आदमियों को कई टोली, कई टीम में बांटो और सभी टीम को हिंदू इलाकों में भेजो। उन्हें एहसास दिलाओ, उन्हें डराओ, उन्हें ये जताने की कोशिश करो कि 2021 याद करें। दुकानें भी जलती हैं, मकान भी जलता है, बच्चे किडनैप भी किए जाते हैं, लोगों का मर्डर भी होता है। उन्हें वो मंजर याद दिलाओ ताकि लोग डर से पोलिंग बूथ तक पहुँचे ही ना, और मुस्लिम तो हमें वोट देंगे ही, बस हिंदू वोटर को कैसे करके रोकना है। सैदुल बोलता है, ऐसा ही होगा भाई, मेरा डर अभी लोगों के दिल से निकला नहीं है और मैं अगर सामने आ गया तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि पोलिंग बूथ तक जाकर वोट करें। दोस्तों, मीटिंग समाप्त होता है, सैदुल और उसके आदमी जाने लगते हैं। तभी जहांगीर रोकता है और उन्हें 2 बड़े बड़े सूटकेस देता है और दोनों सूटकेस नोटों से भरे पड़े थे। सैदुल खान काफ़ी खुश होता है और अपने आदमियों को कई टीम में बांटता है और उसके आदमी ग्रुप में जाकर हिंदू दुकानदार को धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं। घर घर जाकर रातों में धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे का किडनैप कर लिया जाएगा, तुम्हारी बेटियों को बलात्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे घर जला दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार पासा पलट चुका था।
अब ममता बानो की सरकार नहीं रही थी। अब लोग डटकर मुकाबला करने के लिए उतर गए थे। और 17 मई की सुबह सुबह बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। तभी सभी लोग एकजुट होकर देवांशु पांडा के पास आते हैं और रात वाली घटना बताते हैं कि गुंडे आकर उन्हें डरा रहे हैं, घर जलाने की बात कर रहे हैं, दुकान जलाने की बात कर रहे हैं, बच्चे किडनैप करने की बात कर रहे हैं, लड़कियों का रेप करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सुनकर देवांशु पांडा काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। तुरंत हाई कमीशन को फ़ोन किया जाता है और हाई कमीशन तुरंत इलेक्शन कमीशन को फ़ोन करती है और इलेक्शन कमीशन तुरंत हरकत में आते हुए सीआरपीएफ को आदेश देती है, फलता विधानसभा क्षेत्र में जो भी गुंडे डरा धमका रहे हैं तुरंत एक्शन करते हुए उन्हें गिरफ्तार करो। दोस्तों फिर क्या था, सीआरपीएफ के कमांडेंट कमर कस लेते हैं और अपने बहादुर जवानों को खड़ा करके उन्हें समझाने लगते हैं कि काम कैसे करना है। क्या कि उन्हें भी सारी जानकारी हो गई थी कि रात को गुंडे आते हैं, डराते धमकाते हैं, दिन में तो ये आते नहीं। दोस्तों कमांडेंट साहब बोलते हैं कि टीम अल्फा शाम होने से पहले ही गांव में ही कहीं गुप्त ठिकाना देखकर वहां छिप जाना है और टीम ब्रावो अल्फा टीम के इशारे का इंतजार करना है। जैसे ही संकेत मिले चारों तरफ से धावा बोल देना है और जो भी गुंडा मिले उन्हें तो पहले भरपूर पिटाई करना है, इतना पीटना है कि वो चलने लायक ना रहे, फिर उसे सीआरपीएफ कैंप लेके आना है। दोस्तों प्लानिंग सेट हो जाती है और अल्फा टीम दिन में ही गांव में कहीं कहीं अपना पोजीशन लेकर छिप गए थे, किसी घरों में, कहीं बाहर दुकानों में, ऐसे करके। और ठीक रात होता है और रात के 11 बजे के बाद फिर वो गुंडे घर का दरवाज़ा ठकठकाने लगते हैं और लोगों को डराने धमकाने लगते हैं। तभी अल्फा टीम को ये भनक लगती है और तुरंत वो ब्रावो टीम को अलर्ट करता है। और दोस्तों अल्फा टीम और ब्रावो टीम दोनों मिलकर उस गुंडे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शुरू होती है दुहत्था लाठीचार्ज, गुंडों की पिटाई। और दोस्तों रात को ही इतना पिटा जाता है, दोस्तों इतना पिटा जाता है गुंडे चलने के लायक नहीं रहते हैं। गांव वाले निकल कर तालियां बजा बजा कर ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें बीजेपी पर, शुभेंदु अधिकारी पर और सीआरपीएफ पर काफ़ी भरोसा था और वो कसम खाते हैं कि प्रत्येक आदमी जाकर वोटिंग करेंगे। इस बार वोटिंग 98-99% होगा। दोस्तों सारे गुंडे को सीआरपीएफ कैंप लिया जाता है। सारे गुंडे रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, साहब हमें माफ़ कर दो, हमें अब मत मारो, अब बर्दाश्त नहीं होता, हम किसी के बहकावे में आ गए थे, हमसे गलती हो गई थी, हम पैसे के लालच में आ गए थे। और दोस्तों कमांडर साहब जब उसके कमांडर का नाम पूछते हैं तो सैदुल खान का नाम निकलकर सामने आता है। जब उनसे पूछा जाता है कि सैदुल खान कहाँ मिलेगा, दोस्तों कोई कुछ भी नहीं बता पाते हैं। इधर एक गुर्गा सैदुल खान का हाँफता दौड़ता सैदुल खान के घर आता है। अब बोलता है भैया गजब हो गया, हमारे सारे आदमी सीआरपीएफ वाले पकड़ कर ले गए, भरपूर पीटा और सभी ने आपका नाम लिया है और अब सीआरपीएफ भूत की तरह आपको ढूंढ रही है, अगर आप सीआरपीएफ के हत्थे चढ़ गए वो आपको गोली मार देगी। दोस्तों सैदुल खान काफ़ी डर जाता है, उसका चेहरा पसीना पसीना हो जाता है और दोस्तों तुरंत बचे खुचे गुंडों के साथ अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा अकबरपुर गांव चला जाता है। वहाँ एक पुराना खंडहर था, वहाँ जाकर छिप जाता है। अब बोलता है जान बची तो लाखों पाए, अगर जान ही सलामत नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। दोस्तों इधर कमांडेंट और सीआरपीएफ साहब सैदुल को काफ़ी तलाश करते लेकिन नहीं मिलता है। दोस्तों तुरंत पुलिस वाले से संपर्क किया जाता है और मुखबिर को अलर्ट किया जाता है। दोस्तों मुखबिर तुरंत कमांडेंट साहब को बताता है कि साहब सैदुल अपने गुंडे के साथ अकबरपुर के पुराने खंडहर में छिपा हुआ है। दोस्तों फिर क्या था, सीआरपीएफ कमांडेंट अपने कई गाड़ियों में अपने जवानों को भरकर अकबरपुर गांव पहुंचते हैं। वहां पुरानी खंडहर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और एक बार लाउड स्पीकर पर कमांडेंट साहब ऐलान करते हैं कि सैदुल अपने आदमियों के साथ अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन दोस्तों इस बात के साथ ही कमांडेंट साहब की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी, खंडहर के अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है। सीआरपीएफ भी मोर्चा संभाल लेती है और दोस्तों धीरे धीरे कवर फायर करते हुए, फायरिंग का कवर लेते हुए सीआरपीएफ खंडहर में घुसना शुरू करती है और धीरे धीरे करके गुंडे मरना शुरू करते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ गुंडों की चीख वातावरण में गूंजना शुरू होती है। और दोस्तों थोड़ी देर बाद जब खंडहर का धुआं छटता है तो सारे गुंडे का वहाँ लाश मिलता है, लेकिन उन लाशों में सैदुल का लाश नहीं था। कमांडेंट साहब जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि सैदुल हमें पता है तुम इसी खंडहर में छिपे हो और तुम्हारे लिए यह आखिरी चेतावनी है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो अब की गोली तुम्हारी छाती को फाड़ देगा। दोस्तों सैदुल
कांपती हुई आवाज़ में जोर से चिल्ला के बोलता है, साहब गोली मत चलाना। और इसी के साथ दोनों हाथ खड़ा किए हुए, ऊपर किए हुए शहीदुल कांपते टांगों से धीरे धीरे निकल के बाहर आता है। और बाहर आते ही सीआरपीएफ कमांडेंट के पैरों में गिर जाता है। अब पैर पकड़ के बोलता है, साहब गोली मत मारना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहकावे में आ गए थे, हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाएंगे। दोस्तों सीआरपीएफ के जवान राइफल शहीदुल की तरफ तान देते हैं। अब बोलते हैं, अभी तू बड़ा टाइगर बन रहा था, अभी भींगी बिल्ली बन गया, अभी क्या हो गया। दोस्तों शहीदुल रोते हुए बोलता है, साहब गोली मत मारना, हम जहांगीर के बहकावे में आ गए थे, पैसे के लालच में आ गए थे, साहब बड़ा गलती हो गया, आज के बाद कभी किसी को भी नहीं डराएंगे धमकाएंगे, शराफत की ज़िंदगी जिएंगे, बस एक बार मौका दे दो साहब, एक बार जान बख्श दो। सीआरपीएफ कमांडेंट अपने जवान को रोकते हैं, शहीदुल के हाथों में हथकड़ी डालते हैं, उसे जीप में बिठाते हैं और लेकर फलता विधानसभा आते हैं। उसके बाद शहीदुल खां को जीप में बांधकर नंगे पांव पूरे फलता विधानसभा के गांव गांव घुमाया जाता है, जहां कल तक शहीदुल डर का, आतंक का पर्याय बना हुआ था। आज वही शहीदुल भींगी बिल्ली की तरह पैदल नंगे पांव हाथों में हथकड़ी लगाए गांव गांव घूम रहा था। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। कल तक जो लोग उसे डरते थे, उसके नाम से खौफ खाते थे, आज उसके ऊपर हंस रहे थे। कोई कीचड़ फेंक रहा था, कोई सड़ा हुआ अंडा मार रहा था। महिलाएं हंसते हुए बोलती है, देखो यही कमीना है जो कल हमें डरा रहा था, आज देखो इसका क्या अंजाम हुआ है। दोस्तों कई गांव घुमाने के बाद शहीदुल गिरकर पस्त हो जाता है। उसके बाद कमांडेंट साहब उसे उठाकर जीप में डालते हैं और लोगों को समझाते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और अपना नंबर लोगों के बीच वितरण करते हैं। अब बोलते हैं, अगर दोबारा कोई गुंडा डराने आता है इस नंबर पर कॉल करना। उसके बाद शहीदुल को लेकर सीआरपीएफ कैंप निकल जाती है। अब दोस्तों जहांगीर का इलाज होना बाकी है और हमें लगता है जहांगीर के लिए सीआरपीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का सिंघम आईपीएस अजय पाल ही उसका एनकाउंटर कर देंगे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या आप चाहते हैं जहांगीर खान का एनकाउंटर आईपीएस सिंघम कर दे? दोस्तों कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों इसी के साथ अब हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।